अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मैरिक टॉक स्टूडियो। आज की हमारी वीडियो डायबिटीज़ पर ही है, क्योंकि मैंने पीछे जो अपनी प्रीवियस वीडियो आप अपलोड की थी उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा सवाल मेरे अपने जहन में भी थे कि मैं बताऊं, और मुझसे कुछ पूछे भी गए। आज मैंने उन सब सवालों को लिख लिया है और हम इंग्लिश में नहीं उर्दू में ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो हम बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं रिकैप आपको कर देती हूँ। जो पिछली वीडियो थी उसमें था डायबिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, क्यों होती है, किस एज फैक्टर में होती है, सब चीज़ें। अच्छा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अपनी अगली वीडियो जो पोस्ट करूँगी उसमें कोलैबोरेट करूँगी किसी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। हम उसके साथ वीडियो बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम डॉक्टर के साथ कोलैबोरेट तो नहीं कर पाए, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपकी किसी रैंडम वीडियो में किसी जब वक्त मुझे मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा और हम इस पे बात करेंगे। कुछ सवालात थे डायबिटीज़ के बारे में जिनको मैंने लिखा हुआ है। अगर मेरे बैकग्राउंड पे आपको कोई आवाज़ें महसूस हों किसी के बोलने की या फ़ैन की, तो इग्नोर कर दें प्लीज़, क्योंकि मैं अपने मोबाइल का ही माइक्रोफ़ोन यूज़ कर रही हूँ। उसके लिए मैं एडवांस में माज़रत कर रही हूँ। और सवाल मैंने लिख के रखे हुए हैं, उनका जवाब मैं खुद एड्रेस करूँगी कि क्या क्या सवाल हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और हर आम बंदे के हैं वो। मैं पहले सोचती थी कि डायबिटीज़ एक कॉमन डिज़ीज़ है, इसके बारे में लोगों को पता होगा, लेकिन जब मैं अपनी डेली रूटीन में पेशेंट्स को देखती हूँ, वो आके उनको कुछ भी पता नहीं होता, वो पूछ रहे होते हैं। इवन एजुकेटेड लोग जो होते हैं उनको भी उतना नॉलेज नहीं होता। अगर हम इस चीज़ को लेकर चलें कि हर बंदा जानता है, हर बंदा जानता है इस चीज़ को, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, हर बंदा नहीं जानता। ये चीज़ें मैंने अपनी डेली रूटीन में देखी हैं। तो अब हम वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो मेन चीज़ थी वो करते हैं। सबसे पहला सवाल था हमारा जो, वो डायबिटीज़ होती क्या है। अच्छा, डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ होती है आपके जिस्म में, आपके ब्लड में शुगर लेवल का, ग्लूकोज़ लेवल का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, क्यों होती है? अगला सवाल ये है, ब्लड शुगर खून में ज़्यादा क्यों हो जाती है? जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना हमारा ग्लूकोज़ में चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। खाना हमारा ग्लूकोज़ में तब्दील हो जाता है और वो ग्लूकोज़ जाता है हमारे ब्लड, हमारे खून में। अच्छा, जो हमारे जिस्म में इंसुलिन हार्मोन है, अगर वो रिलीज़ नहीं हो रहा, वो नहीं बन रहा और इंसुलिन काम नहीं कर रहा, तो हमारा जो ग्लूकोज़ है, शुगर है हमारे खून के अंदर, वो ब्लड में ही रह जाएगी। इस वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। अच्छा, ये तो होगी थी डायबिटीज़ की वजह कि क्यों होती है। ये आपको अगर सिंपल टर्म में मैं समझाऊँ तो सिंपल इसकी टर्म ये है कि डायबिटीज़ ब्लड में इस वजह से होती है कि जैसे हमारा ग्लूकोज़ जो है वो ब्लड की ट्रैफिक में फंस जाता है और वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा और वहीं पे रह गया, उसको हम डायबिटीज़ कहेंगे। एक सिंपल टर्म है, अब पता नहीं फ़नी है कि नहीं। तो अगला, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैंने लिख के रखे हुए हैं सारे सवाल। किस उम्र के हिस्से में डायबिटीज़ ज़्यादा होती है? अच्छा, डायबिटीज़ जो कि ब्लड में हमारे ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा हो जाने की वजह से होती है, तो ये किसी भी उम्र में हो सकती है। लाइक टीनेजर्स हैं, वो भी डायबिटीज़ को फेस कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे अडल्ट्स हैं, हमारे चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं। ख़ास तौर पे बूढ़ों में ज़्यादा है। अच्छा, जो 50, 40, 35 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग हैं उनमें डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। टीनेज में भी होती है, बच्चों में भी होती है। उसके बाद था अगला सवाल, सबसे पहला साइन क्या होता है? सबसे पहला जो साइन होता है डायबिटीज़ का, वो होता है आपको ज़्यादा पेशाब आना, आपके हाथों की, पैरों की हथेलियों का जलना, और अगर आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हो तो आपका कोई भी, आपको ज़ख़म छोटा सा भी लगता है तो उसका हील ना होना, उसका ठीक ना होना, ये आपकी तब की स्टेज है ज़ख़म वाली, जो आप इग्नोर कर दो अपनी डायबिटीज़ को। आप टेस्ट नहीं करवा रहे हो, आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो, ये तब की स्टेज है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारे साइन हैं। अगर आप दिन
अगर आप दिन में बार बार वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, आपको पेशाब ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, तो ये पहला वार्निंग साइन है कि आपने अपने लैब में जाना है, अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है और उस डायग्नोसिस करवाना है कि आपको कौन सी डायबिटीज़ है और किस लेवल पे है और कितनी आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है। अच्छा, अगला सवाल, डायबिटीज़ की कितनी इकसाम में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सी है? लोग सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं कि सबसे ख़तरनाक कौन सी स्टेज है। भाई, जब ख़तरा शुरू ही हो गया तो सबसे ख़तरनाक एंड तक जाके आप लोगों ने क्या देखना है? सबसे ख़तरनाक इसकी डायबिटीज़ की जो साइन है, स्टेज है, वो ये है कि आपका जो ज़ख़म है पैर वाला जो सबसे ज़्यादा है वो पाँव पे, क्योंकि ब्लड फ्लो पाँव पे कम होता है। पाँव पे कहीं भी आपका जिस्म के किसी भी हिस्से पे कोई ज़ख़म बन रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, वो है आपकी ख़तरनाक स्टेज। लोग सब यही पूछते हैं, भाई जो सबसे ज़्यादा ख़तरा कहाँ है? ख़तरों से खेलना बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान लोगों को। तो डायबिटीज़ की कितनी इकसाम, तो वो हमने बात नहीं की, सॉरी। डायबिटीज़ की 3 इकसाम है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और एक गेस्टेशनल डायबिटीज़। अगला सवाल, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, किस उम्र में होती है? टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उसमें हमारा जो बॉडी है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, वो हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ है। और ये टीन एज से लेकर जो है 40 साल से पहले की उम्र है उसमें होती है। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अच्छा, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला जो काम है, जब आपको डायग्नोज हो जाए कि आपको डायबिटीज़ है, तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने डॉक्टर के पास जाना है। वो आपको कंसल्ट करेगा, आपका चेक करेगा क्या लेवल है, ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल कितना हाई है, वो देखेगा और वो फिर आपको सजेस्ट करेगा कि आपने सिर्फ डाइट पे रहना है कि मेडिसिन साथ आपको ज़रूरी है। ये डॉक्टर आपका जो है कंसल्टेंट है, डॉक्टर है आपका, फिजिशियन है, वो डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड नहीं करूँगी। मेरी इन वीडियोस का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को अपना नॉलेज शेयर करना, लोगों को एजुकेट करना, जो कॉमन डिज़ीज़ हैं, कॉमन बीमारियां, उनके बारे में। ना कि यहाँ पे मैं किसी भी मेडिसिन की डोज़ नहीं करूँगी, नहीं बताऊँगी। मैं क्लिनिक में ज़रूर मेडिसिन की डोज़ मैनेज करती हूँ, लेकिन वो क्लिनिक है, वहाँ पेशेंट की पूरी हिस्ट्री हमारे पास होती है। जब पेशेंट मेरे तक आता है तो उसकी सारी हिस्ट्री मेरे पास होती है कि इसको ये मसले हैं और अब इसकी इतनी ये वाली मेडिसिन यहाँ से शुरू की है। मुझे पता होता है डॉक्टर के नोट्स का, तो मैं उसको आगे उसकी डोज़, उसके एज ग्रुप, उसके बॉडी वेट और उसके जो है बॉडी वेट, एज ग्रुप के हिसाब से उसकी डोज़ जो है वो ग्लूकोज़ लेवल, बॉडी में ग्लूकोज़ लेवल कितना है उस हिसाब से उसकी डोज़ मैं उसको मैनेज करके देती हूँ। अब यहाँ पे हम नहीं करेंगे, ना ही किसी मेडिसिन को मैं सुजेस्ट करूँगी, ना ही मैं किसी को कहूँगी कि आप लोगों ने कोई भी मेडिसिन मेरी वीडियो में देख के नहीं शुरू करनी। ये वीडियो किसी मेडिसिन के बारे में नहीं है, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज है। मेन काम आपका वही है कि आपने जाना डॉक्टर के पास ही है। ये सिर्फ आपका इनिशियल नॉलेज है कि आपको अपने डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे मेन जो चीज़ पाकिस्तान में हो रही है वो क्या है? वो ये है कि लोगों को अपनी डिज़ीज़ का नॉलेज होता ही नहीं है। जब डायग्नोज हो जाए वो जाते हैं क्वैक के पास, वो जाते हैं गली मोहल्ले के जो डिस्पेंसर हैं उनके पास, वो जाते हैं मेडिकल स्टोर वालों के पास। मेडिकल स्टोर का भी लाइसेंस होता है, फार्मेसी का लाइसेंस होता है। उनको किस चीज़ का लाइसेंस मिलता है? उनको लाइसेंस मिलता है फार्मासिस्ट को डोज मैनेज करने का। उसका काम यही है, उसका काम फार्मूलेशन है, उसका काम इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का है, उसका काम डोज मैनेज करने का, उसका काम डायग्नोसिस का नहीं है, उसका काम प्रिस्क्रिप्शन का नहीं है। जब तक ये लोग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक वो अपनी ही ज़िंदगी के साथ खेलेंगे। स्टोर, मेडिकल स्टोर पे, हमारे पाकिस्तान में मेडिकल स्टोर के जो लाइसेंस हैं वो जिनके पास हैं वो अपना लाइसेंस आगे रेंट आउट कर देते हैं। ये सबको पता है, इस चीज़ के बारे में सबको इल्म है। जो वहाँ पे स्टोर में लोग बैठे होते हैं उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता, तो आप लोग कैसे किसी के कहने पे मेडिसिन यूज़ कर सकते हो? क्या करते हैं, 4-5 एंटीबायोटिक्स का उनको पता है, इकट्ठी दे दी। पेशेंट को नहीं पता वो क्या खा रहा है।
पेशेंट को नहीं पता कि उसको क्या दवाई दी जा रही है, उसको क्या देनी है। ये मेरी वीडियोस इसलिए हैं कि पेशेंट को पता हो कि उनकी बीमारी, उनकी मर्ज़ क्या है, उनका मसला क्या है। ये मेरी वीडियोस इसलिए हैं। मैं चाहती हूँ कि सबको इनिशियल नॉलेज हो जो भी उनका मसला है, और ताकि वो अपनी मेडिकल स्टोर से, डिस्पेंसर से जाके दवाइयाँ ना लें। अपनी सेहत पर अगर आप 4 पैसे खर्च नहीं कर सकते ना, तो ऐसी कमाई का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर है अपनी ज़िंदगी पे रिस्क ना लें। जब किडनीज़ फेल हो जाते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि हाँ, हम क्वैक के पास गए थे। अच्छा, सवाल हमारा वहीं पे रह गया कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन, सबसे पहला हम काम क्या करें। आई एम सो सॉरी। अच्छा, सबसे पहले जो आपने काम करना है अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो है आपकी खुराक। आपका जो फूड इनटेक है वो एक अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल बढ़ता ही आपके खाने की वजह से है। तो दवाई के साथ साथ आपका परहेज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आपका परहेज़ ज़रूरी है दवाई के साथ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी खुराक देखनी है कि आप क्या खा रहे हैं। आपने अपनी खुराक मैनेज करनी। मैं अपने बैग पे जो स्लाइड चल रही हैं, उनमें एक स्लाइड में मैं वो खुराक शामिल करूँगी जो आपने डेली रूटीन में नहीं खानी, एक में मैं वो शामिल करूँगी जो आपने खानी है। ये 2 स्लाइड में बना के आपको वो शो कर दूँगी। वैसे भी बता देती हूँ मैं, आपने राइस नहीं खाने, राइस में भी ग्लूकोज़ होता है। आपने मीठे फ्रूट नहीं खाने। लोग कहते हैं फ्रूट खा लें, फ्रूट में तो ताकत होती है। फ्रूट में नेचुरल जो शुगर होती है ना, वो होती है। डायबिटीज़ में वो भी आपको नहीं लेने। उसके अलावा आपने जूसेस नहीं लेने, आपने बेकरी की चीज़ें नहीं लेनी, आपने इसके अलावा चाय बहुत ज़्यादा हम पाकिस्तानी और इंडियंस पीते हैं। चाय आपने विदाउट शुगर लेनी है। मतलब कि आपने अपनी लाइफ में से शुगर, आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतना ज़्यादा ब्लड में, तो आपने अपनी लाइफ में से, अपनी खुराक में से शुगर को कट ऑफ कर देना। लेकिन इतना भी कट ऑफ नहीं करना कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से कम हो जाए और आप गिरे पड़े हों। हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। डायबिटीज़ में कौन सी खुराक भी होगी हमारी, सबसे पहली और सेफ़ दवाई कौन सी है? जो सबसे पहली दवाई दी जाती है, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया। सबसे पहली जो दवाई है वो मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन सेफ़ भी है, और ये सबसे पहले जो दी जाती है आपको, उसकी डोज़ मैनेज करके आपको ये शुरू करवाई जाती है। इसके अलावा जो दवाइयाँ आपकी कंडीशन पे डिपेंड है, आपकी कंडीशन क्या है उसके लिहाज से आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। मेटफॉर्मिन किस तरह काम करती है जिस्म में, ये एक अच्छा सवाल है। मेटफॉर्मिन काम किस तरह से करती है? मेटफॉर्मिन आपके लीवर में जो ग्लूकोज प्रोडक्शन है वो, मेरी वीडियो का ये वाला पार्ट स्किप हो गया था घर में, तो अब मुझे यहाँ पे आके करना पड़ रहा है रिकॉर्ड। हम लोग बात कर रहे थे मेटफॉर्मिन कैसे काम करती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैं 2 चीज़ें क्लियर कर दूँ। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ना, उसमें आपका बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो आपने इंसुलिन लेनी है। इंजेक्टेबल्स में आती है, वो आपका फिजिशियन आपका प्रिस्क्राइब करके आपको देता है। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है एज 40 एज से पहले, चाइल्ड में, अडल्ट्स में, टीन एज में होती है ये, मतलब 40 साल की उम्र से पहले होती है। और जेनेटिकली भी है, अगर आप पेरेंट्स में टाइप 1 डायबिटीज़ है तो बच्चों में भी वो आएगी। अच्छा, जो हम मेटफॉर्मिन की बात कर रहे हैं, ये है 40 साल के बाद टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें आपके बॉडी में इंसुलिन पड़ा हुआ है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है मीठा खाने की वजह से और ऐसी चीज़ें खाने की वजह से, और हमारा जो बॉडी है ब्लड ग्लूकोज वो स्टोर हो रहा है, लेकिन इंसुलिन जो है वो काम नहीं कर रही सेल के साथ, वो जाके ग्लूकोज बाइंड नहीं हो रहा। ये है। और मेटफॉर्मिन इसमें क्या काम करती है? इसमें ये काम करती है कि वो रेजिस्टेंस जो होती है हमारी बॉडी में, वो करती है कि वो सेल को, अब सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि सेल को वो मजबूर कर देती है कि जाओ अपनी ग्लूकोज जो है आने दो, और इंसुलिन काम करके उसको बाइंड करवा देती है। ये मेटफॉर्मिन का काम है। अगला हमारा सवाल था, कौन सी उम्र के मरीज़ों के लिए कौन सी दवा महफूज है? जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो होती 40 साल से ऊपर है।
40 साल से ऊपर जिन लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, तो उसमें जो सेफेस्ट ड्रग मैंने बताई है, फर्स्ट लाइन ड्रग बताई है, अब तो इतनी एडवांस मेडिसिन आ चुकी हैं। अगला हमारा सवाल था कि हमल के दौरान किस किस्म की डायबिटीज़ होती है और इसका क्या इलाज है। अच्छा, ये जो हम दौरान हमल गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मतलब तीसरी टाइप जो है डायबिटीज़ की वो होती है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें प्रेग्नेंट फीमेल जो हैं वो शुरू में कैसे इस चीज़ से बच सकती हैं और किस तरह से वो जो है अपना कंट्रोल कर सकती हैं ब्लड ग्लूकोज स्टार्टिंग स्टेज पे ही। तो इस पे मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगी। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन टाइप 3 के बारे में आपको बता दूं कि ये प्रेगनेंसी में ही होती है। ये आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें मैंने आपको सिंपल ड्रग्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, लेकिन मेटफॉर्मिन का हम बात कर रहे थे तो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में भी मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी में ये सेफ़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग किडनी डिजीज़ के साथ हैं उसमें भी ये सेफ़ नहीं है। तो हमने मेडिसिन तो अपने फिजिशियन और डॉक्टर के कहने पे ही यूज़ करनी है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि जो आप दवाई खा रहे हो आपका उसको साइड इफ़ेक्ट पता हो, इफ़ेक्ट्स पता हो। एक वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी, इस पे मैं रिकॉर्ड करूंगी कि डायबिटीज़ की जितनी भी मेडिसिन की क्लास है उसके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट, उनका मोड ऑफ एक्शन मैं उसमें बताऊँ। मैं कोशिश करूँगी, प्रॉमिस नहीं कर रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।